सो आई होप कि आपका एफआर का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और अगर मेरी वीडियोस से आपको कुछ हेल्प मिली है सो डू लेट मी नो, मुझे काफी अच्छा लगेगा। एंड अभी जो भी था एफआर का पेपर था, इट्स गॉन ऑलरेडी। अभी हम बात करते हैं सिर्फ एएफएम की। अगर आपका एफआर का पेपर बहुत अच्छा गया, वेल एंड गुड। अगर पेपर अच्छा नहीं गया, मेरी सिर्फ 2 मिनट की बात सुन लो। मेरा भी एफआर का पेपर अच्छा नहीं गया था और मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई थी एफआर से कि वो अच्छा जाएगा। एंड इवन मैंने स्कोर भी करा 40-45 के अराउंड ही कुछ। और मैं एफआर पेपर करने के बाद में मैं रोई थी घर पर आकर। बट मैंने फिर ज्यादा अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा नहीं करा। मैंने वहां पर ही अपने आप को चुप करा, मैंने बंद करा रोना। मैंने बुक्स को साइड करा, मैंने पेपर मम्मी को दे दिया कि मेरे सामने ही ना रहे। मैं क्वेश्चंस कुछ दिमाग में सोच कर आई थी जो मुझे चेक करने थे, बट मैंने नहीं करा और मैंने बुक्स को उससे पहले ही साइड कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं पेपर चेक करती, मेरे क्वेश्चंस गलत निकलते और मेरा दिमाग खराब होता। मुझे बस दिख रहा था जो हो गया वो हो गया, मैं अब अपना नेक्स्ट पेपर बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये सेम मैंने काम करा। मैंने एएफएम में 78 स्कोर करे आफ्टर स्कोरिंग 40-45 इन एफआर। और जब मैंने वो 78 एएफएम में स्कोर करे ना, मेरे दोनों ग्रुप्स का एग्रीगेट कवर हो गया। अब आप डिसाइड कर लेना कि आपको वो मेरे जैसा सेम काम करना है या एफआर को लेकर बैठे रहना है, रोते रहना है और अपना एएफएम ऑडिट और आगे सारे पेपर्स को बर्बाद करना है। कंप्लीटली योर चॉइस। आपको पता है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि आपने पहले कितनी मेहनत ऑलरेडी करी हुई है एएफएम के लिए। ठीक है, अब एएफएम का पेपर 1.5 डेज में हैंडल करना इजी है, बट अगर आप राइट स्ट्रेटेजी से चलोगे तो। अब ये 1.5 डे में हमको कैसे प्लान करना है, एकदम क्विकली मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ टाइम फ्रेम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज, एएफएम को स्टार्ट करना बहुत अर्ली बेनिफिट ले लेना। जैसे ही आपको ये वीडियो मिल रही है वैसे ही वीडियोस देखो, तुरंत बंद करो, कोई भी वीडियो नहीं देखनी है इसके बाद, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नॉर्मली लोग 8-9 बजे तक पढ़ाई करने नहीं बैठते, अपने को वो काम नहीं करना है। तुरंत 6-6:37 तो मैक्स हो गया, उससे पहले ही आप पढ़ने बैठ जाओ। और आज का मैं आपको टारगेट दे रही हूँ मर्जर्स, म्यूचुअल फंड और बिजनेस वैल्यूएशन। तीनों एवरेज मीडियम साइज चैप्टर है, राइट। इसको अगर आपने खत्म कर लिया ना, आपका बेस्ट काम हो जाएगा। स्टार्टिंग बड़े चैप्टर से इसलिए नहीं करनी है क्योंकि वो एक ही चैप्टर करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और बाद में आपको डिमोटिवेशन होगा। तो मैं जो आपको टाइम फ्रेम बता रही हूँ, आप बस वो फॉलो कर लो और आप गुड टू गो। क्या करना है? बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स, म्यूचुअल फंड, डन। अब सुबह उठकर आपको 4 PM तक टारगेट लेकर चलना। 4 PM तक सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो और आईआरआर, ये 3 चैप्टर्स और करने हैं। कैसे करना है वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ। 4 PM तक 3 चैप्टर्स, डन। अब 4 PM के बाद आपको 10 या 11 PM तक 2-3 चैप्टर्स और करने हैं। कौन से? डेरिवेटिव्स, एडवांस कैपिटल बजटिंग और जो भी थ्योरी चैप्टर्स है उसका प्रैक्टिकल पार्ट। लाइक लास्ट टाइम में ऑलरेडी ईएफआर वाला जो कंसेप्ट है, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट, वो आकर चले गया है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस में ईएमए वाला पार्ट बच रहा है, रिस्क मैनेजमेंट में वार वाला पार्ट बच रहा है। स्पेशली मैं बोल रही हूँ ईएमए वाला जो है वो देख लेना। सिक्योरिटी एनालिसिस के जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो अच्छे से देखकर जाना। तो आपको ये तीनों टॉपिक्स कब तक करना है? रात में 11 PM तक करना है। 11 PM के बाद फॉरेक्स के एटलीस्ट रिवीजन वीडियो लगाकर बैठ जाना और अपने दिमाग में जाने देना जितना जा रहा है। लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट से फॉरेक्स 17 मार्क्स का वेटेज आ रहा है, जिसमें 6 मार्क के तो एमसीक्यूज ही आते हैं। सो डेफिनेटली फॉरेक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको देने वाली हूँ, एटलीस्ट वो कर लेना। आपका लक अच्छा हुआ तो डेफिनेटली उस टॉपिक्स में से आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो एमसीक्यूज तो हो ही जाएंगे और 2 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, तो एक को तो हम स्किप कर सकते हैं और एक क्वेश्चन जो उसका मार्जिन हम रख सकते हैं पेपर में कि बना तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक है, बट एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, ये हमारा रात तक का काम है। इसके बाद सुबह उठने के बाद लाइक 12 बजे से जो पहले वाला टाइम रहता है उसमें हमको 2 काम और करने हैं। एक तो सबसे पहले आईएफएम चैप्टर करना है। बहुत सारे लोग आईएफएम चैप्टर करके ही नहीं जाते, जबकि बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है। आईसीआई मटेरियल में सिर्फ 7 to 8 इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन है टोटल आईएफएम के, और इस आईएफएम में से ही एक ही क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल से ही उठकर आता है 7 to 8 मार्क्स का कंफर्म्ड, और उसमें भी जीडीआर वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम ऑलरेडी आ चुका है। तो आप उसको स्किप करके वो आईएफएम वाला चैप्टर जरूर करना, तो 7-8 मार्क्स आपके कंफर्म्ड हो जाएंगे सिर्फ इतने से क्वेश्चंस करके। डन। इसके अलावा जो थ्योरी चैप्टर्स है वो भी हमको सुबह ही करने हैं, और उसमें भी मैं आपको प्रायोरिटी बता देती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी इस पे स्टार्टअप फाइनेंस, सेकंड पर फाइनेंशियल पॉलिसी, थर्ड सिक्योरिटाइजेशन, देन अगर टाइम मिलता है तो सिक्योरिटी एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी भी आप देख लेना। प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी बिल्कुल भी नहीं देखनी है, भले ही क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम वो देख ही नहीं सकते, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब ये सब तो हमारे काम हो गए टाइम फ्रेम्स के हिसाब से कि हमको कब क्या काम करना है, लेकिन अब मेन बात आती है कि अप्रोच क्या फॉलो करनी है। आपको सिंपल सी चीज करनी है, कोई रिवीजन वीडियो नहीं, कोई मैराथन नहीं। मार्क माय वर्ड्स, बहुत रेड अलर्ट है। जो भी लोग इस ट्रैप में फंस जाएंगे ना, एक पॉइंट के बाद वो पक्के से बहुत रिग्रेट करेंगे अपने इस डिसीजन पर, और पूरा अटेम्प्ट आपका हाथ से निकल जाएगा। तो मैराथन नहीं देखना है, रिवीजन वीडियोस नहीं देखनी है, तो फिर क्या काम करना है?
डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करना है। जो भी क्वेश्चन बैंक आपने यूज करी है पहले रिवीजन के टाइम पे, सपोज प्रवीण सर की है, पवन सर की है, अजय अग्रवाल सर की है, जिसकी है मैंने ऐसे ही मटेरियल यूज करी तो मैंने ऐसे ही मटेरियल पिक करी थी। अगर आपने उसमें एलडीआर क्वेश्चंस मार्क कर रखे बेस्ट आप वही क्वेश्चंस करो। अगर नहीं मार्क कर रखे फॉर श्योर आपके फैकल्टी ने टेलीग्राम चैनल पर एलडीआर क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को फॉलो कर लो। अब अपने को उस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ एलडीआर क्वेश्चंस ही करना है, कोई दूसरे फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं करनी है, कोई ऐसे ही मटेरियल पे शिफ्ट नहीं होना है, सारे क्वेश्चंस करने नहीं है, अपनी ही फैकल्टी के एलडीआर क्वेश्चंस करने हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम स्टार्टिंग में करने बैठ जाते हैं, एंड में हमको मालूम पड़ता है कि वो हमसे नहीं हो पाएगा और फिर हम पैनिक करते हैं क्योंकि कोर्स हमारा कंप्लीट होता नहीं है। तो जो काम हम एंड में कर सके उसी को स्टार्टिंग से करते हुए चलना है। सिर्फ एलडीआर क्वेश्चंस करना, लिख कर नहीं करना है, रिटर्न में नहीं करना है, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू करना है। इसमें भी एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि जो भी लोग करते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे मैं भी कर रही थी जॉब प्रैक्टिस, तो मैंने रिटर्न प्रैक्टिस शुरू कर दी थी स्टार्टिंग में चैप्टर्स की, फिर एंड तक मैंने पैनिक करा क्योंकि कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, मैं सारे क्वेश्चन करने लगी थी, रिटर्न में करने लग गई थी कुछ कुछ को, तो वो ट्रिक काम नहीं करती है। सिर्फ एलडीआर क्वेश्चंस फॉलो करना है और आपको क्वेश्चंस देखना है, आंसर्स नहीं देखना है, आंसर्स को आपको खुद से फ्रेम करना है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, आंसर्स भी देख लेते हैं, या तो ये काम करेंगे या फिर वो रिटर्न में करने लग जाता है। बट आपको एक्चुअल में दोनों ही नहीं करना, आपको इसके बीच में आना है, ना आपको रिटर्न करना है ना आपको आंसर्स देखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर्स को खुद से माइंड में फ्रेम करना है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि पेपर में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चंस आपको फेमिलियर दिखते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो रिपीटेटिव आते हैं, लेकिन हमसे नहीं बनता, हमको स्टार्टिंग स्टेप ही समझ नहीं आती है या बीच में हमका स्टक हो जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब आपने रिविजन करा था ना तो आपने क्वेश्चन के साथ सिर्फ आंसर का ऑडिट करा था, आपने आंसर देख लिया तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है वहां पर। अब जब आपने भले ही रिटर्न में नहीं करा पर आपने आंसर्स को खुद से फ्रेम करना शुरू करा और आपने खुद से आंसर्स डिराइव करे, तो आप ये वाली प्रॉब्लम कभी एग्जाम में फेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अप्रोच समझ आ गई, एलडीआर क्वेश्चंस प्लस हमको आंसर्स खुद से फ्रेम करने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, ना रिविजन वीडियोस ना मैराथन्स। अब स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन बैंक उठाई, इसके बाद में आपको कंसेप्ट बुक उठाना है, क्योंकि जो अदर देन एलडीआर क्वेश्चन है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में तो अदर देन एलडीआर क्वेश्चन ही आए थे, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको वो क्वेश्चंस तो हम सारे नहीं देख सकते, बट इसके बाद में जब आप कंसेप्ट बुक देखोगे तो उन अदर देन एलडीआर क्वेश्चंस के अगर कोई फॉर्मूला आपको अलग से मिल रहा है, लाइक जैसे डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस वाला क्वेश्चन है वो मिल गया, लास्ट टाइम अभी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का आया था, तो वो वाले फॉर्मूलाज आप एटलीस्ट देख के चल जाओ, ताकि अगर आपका लक फेवर ना करे और अदर देन एलडीआर क्वेश्चंस में से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए तो एटलीस्ट आपके पास बेसिक आइडिया तो रहेगा ना। तो इस हिसाब से आप बैलेंस करके पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करना और फिर कंसेप्ट बुक पढ़नी है। जो जो भी फॉर्मूला वाले चैप्टर्स है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड, इन सबके फॉर्मूला हमको साथ साथ में रिवाइज करते हुए ही चलना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, आप वहां पर स्टक हो गए और आपको लग रहा है अरे चलो ठीक है मैं बाद में कर लूंगा, वो बाद में नहीं हो पाएंगे और वो रह ही जाएंगे। और अनलकीली वो लक ही ऐसा लाइक काम करता है ना कि वो क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसा लगे आपके सामने वो क्वेश्चंस है, आप उसको एक बार भले याद कर लो पर कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और फिर आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि हमने पहले क्यों नहीं करा। अब एएफएम में सिली मिस्टेक्स भी काफी होती है। तो सिली मिस्टेक्स कब होती है? जब पेपर सिंपल आता है, हम ओवर एक्साइट हो जाते हैं और फिर मिस्टेक्स कर देते हैं। और इवन ऐसे अब एएफएम में स्टेप मार्किंग देता ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन करेक्ट करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डेफिनेटली हमको पेपर में उतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम वापस उन क्वेश्चंस को चेक कर पाए। तो वो क्वेश्चन करने के बाद ही अपनी हैबिट बना लो कि अपने को एक क्वेश्चन करा उसके बाद ही देख लेना है कि क्या आपने वो कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी अपन ने एग्जाम में, या फिर अपन ने जो फिगर्स एटलीस्ट वो सही कॉपी करे। ये दो चीज अगर आप हर क्वेश्चन में चेक कर लेते हो, आप डेफिनेटली पूरे पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा फाइंड आउट करोगे जहां पर आपने गलती करी हुई थी। अब हर क्वेश्चन में अगर आपने 1 या 2 मिनट भी एक्स्ट्रा दिया है तो ये वर्थ इट हो जाएगा, जब वो एक क्वेश्चन आपको मिल गया जो आप गलती कर रहे थे और आते हुए भी आप गलत करके आ रहे थे। और राउंड ऑफ का तो हमको ध्यान रखना ही रखना है। तो राउंड ऑफ के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि पीवी फैक्टर में हमेशा 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, बीटा में 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, लेकिन जब यूनिट्स आती है म्यूचुअल फंड की उसमें 2 यूनिट्स तक ही लेना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमको फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स में लेना रहता है, कोई हम वेट निकाल रहे हैं, कोई प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हमको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना। अब ये सारी चीजें चैप्टर वाइज मैंने आपको एक वीडियो में बता रखी है, तो वो राउंड ऑफ वाली वीडियो आप मेरी रेफर कर सकते हो, उसमें आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। अब एमसीक्यूज के लिए क्या करना है, एएफएम में एमसीक्यूज के लिए आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करके जाना है अलग से, क्योंकि आपको क्वेश्चन हमेशा कहाँ से मिलते हैं, जो बुक के क्वेश्चंस रहते हैं ना, इंस्टीट्यूट वही एएफएम में एमसीक्यूज फ्रेम करता है। तो सिंपली आपको चैप्टर सॉल्व करना है, एमसीक्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कुछ कॉमन ट्रेंड्स है एमसीक्यू के लिए, जैसे डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स,
ये 2 चैप्टर्स से आपको स्पेशली एमसीक्यूज दिख ही जाते हैं। तो अगर आप ये दोनों पे आपकी इतनी कमांड नहीं है, आप इनको कर लेना और इनके छोटे क्वेश्चंस भी करके चल जाना, क्योंकि पता है कि यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं और जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं ना, इंस्टीट्यूट वहां से ही एमसीक्यूज फ्रेम करता है। तो आपको ये वाली काम लेना ही नहीं है, एमसीक्यूज को हमेशा बीच पेपर में आपको सॉल्व करना है। तो जितना आपके क्वेश्चंस आते हो पहले वो सॉल्व कर लो और फिर एमसीक्यूज को लो, क्योंकि मिनिमम हमको एमसीक्यू में 20 या 22 मार्क्स चाहिए रहता है। अब इसके अलावा आप एक स्मार्ट ट्रिक ये यूज कर सकते हो कि लास्ट टाइम जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो से ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वाला आया था, एसीबी से हमारा अबेंडनमेंट ऑप्शन वाला आया था, लास्ट टाइम ईएफआर वाला कंसेप्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये वाले टॉपिक्स तो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के जो टॉपिक्स है उनको आप स्किप कर सकते हो। ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो मैंने एक एएफएम का पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वो एनालिसिस को डाउनलोड करो, सिर्फ इतना देख लो कि जो चैप्टर्स आप करो उसमें लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, वो टॉपिक्स को स्किप करो, बाकी टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दो। फॉरेक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे दूं, तो आप मुझे सिर्फ एक कमेंट कर दो। मैं आपको फॉर श्योर ये बात नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ वो करके जाओ। अगर आपको प्रायोरिटाइज करने के लिए चाहिए या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना कर दो उसलिए चाहिए, इवन थ्योरी चैप्टर्स के लिए भी चाहिए, क्योंकि फिर सिर्फ फॉरेक्स के मैं आपको दे रही हूँ, बाकी चैप्टर्स के भी अगर आपको चाहिए तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ले आऊंगी। तब तक आपको क्या करना है, आपको अपनी अप्रोच ही फॉलो करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ज्यादा जाना नहीं है, सारे एलडीआर क्वेश्चंस करके हमको जाना है। डन। टाइम लिमिट का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आपको अगर बैकलॉग ज्यादा क्रिएट हो रहा है आपके प्लान में तो दिक्कत हो जाएगी। आज का दिन बहुत थके हुए हो आप, आई नो, बट थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करो, पुश करो खुद को और आज का दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो। और एटलीस्ट ये 3 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताई ये करके सो जाओ तो आपका बेस्ट काम हो जाएगा। एएफएम में पेपर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ से नंबर कवर हो सकते हैं। सो आलस मत करना, इसमें अपना बेस्ट टेस्ट दे देना, फर्क नहीं पड़ता आपका एफआर का पेपर कैसा गया, फर्क नहीं पड़ता आपको ऑडिट की टेंशन है, जस्ट अपना एएफएम में बेस्ट दो और सारा एग्रीगेट सिर्फ इधर से कवर कर लो। डन। चलो ओके, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये सब कुछ लाइक 1.5 डे का प्लान, पेपर एनालिसिस, सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रख लो, क्योंकि अभी आगे सारे पेपर्स के लिए मैं आपको 1.5 डे की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। सो वीडियो आपसे रह ना जाए, मिस ना हो जाए, इसीलिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।